गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फिर 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को। In the last class, we discussed about the how to design a canal section by using the different theories. We have two theories based on the alluvial soils. हमारे पास कौन कौन सी theories थी हमारे पास वहाँ पर? एक Kennedy's theory and second one is Lacey's theory. Next, we discuss about the how to design a lining of the canal section, जो हमने discuss किया. One with the triangular section with the round bottom and one with the second one is ट्रेपेजोइडल सेक्शन विद अ राउंड कॉर्नर। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था, हमने इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था नॉर्मली। वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मली। गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है जो लेसिस के जो फॉर्मूले थे वो आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन क्या है पुटअप हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम थ्योरीज ऑफ सीपेज। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ सीपेज। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरीज ऑफ सीपेज तो समझने से पहले ये है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर थ्योरी ऑफ सीपेज गिवन क्यों दी गई है। यहाँ पर हम है क्या चीज थ्योरी ऑफ सीपेज हमारे पास, और हमारे पास एक्चुअली में रिक्वायरमेंट है क्यों इसकी थ्योरी ऑफ सीपेज की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कैनाल रिवर स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर रिवर सपोज इस तरीके से रिवर फ्लो हो रही है। ये हमारे पास रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है और हमारे पास हमें क्या करना है, कैनाल कंस्ट्रक्शन करना है। इसका कैनाल कंस्ट्रक्शन आप कैसे करोगे, कोई भी रिवर है उसके लेटरल डायरेक्शन में हम क्या करते हैं एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। बट सिंपली ऐसे नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होता है डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स जो है वो क्रिएट करने पड़ते हैं। डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स यहाँ पे रिवर के अक्रॉस क्रिएट किए जाते हैं। अभी हमारे पास वियर्स हो सकते हैं, बैराजेस हो सकते हैं या फिर डैम स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ठीक है, वियर और बैराजेस जो होते हैं ओनली ओनली हमारे पास वाटर लेवल को राइज करने के लिए स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं। बट जो डैम स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा हाई लेवल के स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे वाटर को स्टोर भी कर दिया जाता है। वियर और बैराजेस में किसी लेवल तक क्या होता है वाटर को राइज करते हैं और उसके बाद में फिर जो राइज हुआ है वाटर उस वाटर को हम क्या करते हैं कैनाल में क्या करते हैं अपनी पर्पज के लिए जो भी पर्पज हमारे पास है उसका यूटिलाइजेशन इस तरीके से किया जाता है। तो जो भी हमारा राइज हुआ है वाटर को यहाँ पर कैनाल में क्या डाइवर्ट कर दिया जाता है। These are known as divergent structures, weir barrages and dams के बारे में। अब इनमें क्या है, ये हमने जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए हमने रिवर के स्ट्रोक, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। वही प्रॉब्लम हम उसी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे हम जो स्टडी करते हैं वो है थ्योरीज ऑफ सीपेज। अभी यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अकर होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास ये आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो थ्योरीज ऑफ सीपेज है मोस्टली जो भी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए हैं थ्योरीज ऑफ सीपेज में मोस्टली जो वियर स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर किए हुए हैं। तो यहाँ पर मोस्टली हम बियर का ही क्या है जनरली हम यहाँ पर क्या करते हैं एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है इस तरीके से तो इसका क्रॉस स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ये तो हमने अभी प्लान बनाया था क्रॉस सेक्शन इसका।
इस तरीके से हमारे पास क्या है, वाटर लेवल को राइज कर दिया जाता है। ये क्या है हमारे पास, वी है, ये हमारा अपस्ट्रीम पॉइंट हो गया। इस लेवल तक हेड होगा इसमें वाटर, सपोज एच लेवल तक हेड है, तो डाउन स्ट्रीम में कुछ होगा, इस वियर की कुछ थिकनेस होती है, ये होता है जो इम्परवियस फ्लोर होता है, इम्परवियस फ्लोर। जहाँ पे हमारे रिवर को कंस्ट्रक्ट, वियर वगैरह उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, वहां पर ये हमारे पास इम्परवियस फ्लोर है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारे पास अपस्ट्रीम पॉइंट है, ये डाउन स्ट्रीम पॉइंट है, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए वियर हमारे पास है क्या, सिंपली इसको एक डेफिनेशन में लिख लेते हैं, फिर बाद में इसको डिस्कस करते हैं कि वियर हमारे पास है क्या। वियर याद रखिए, वियर या हो या फिर बैराजेस हो या फिर डैम हो, these are all are known as hydraulic structures. तो वियर्स या फिर वियर is a hydraulic structure, is a hydraulic structure construct across a river, construct across a river, construct across, construct across the width of river, the width of a river to raise its water level, to raise its water level on the upstream side, on the upstream on the upstream side, so that a portion, so that a portion of its flow can be diverted, can be diverted into canal irrigation network. ठीक है, सिंपली हमारे पास रिवर के अक्रॉस स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, अभी किस तरीके से होता है प्रैक्टिकली, तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके से होते हैं। ये हमारे पास वियर है, these are known as वियर। यहाँ पर है क्या, सिंपली एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर दिया, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया, इस हाइट तक हमारे पास जितनी भी हाइट का हमने कंस्ट्रक्ट किया है उस हाइट तक के वाटर को लेवल को रेस कर देगा, वहां पर स्टोर कर लेगा, जो एक्सेस में अमाउंट है वो वापस डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसका कोई हमारे पास वो नहीं है। तो जो अपस्ट्रीम डायरेक्शन है वहां पर हम कैनाल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो अपस्ट्रीम डायरेक्शन में हमारा वाटर जो रेस हुआ है उस वाटर को क्या कैनाल में डाइवर्ट किया जाता है। ये हमारे पास वियर्स है, दीज आर नोन एज, जो हमारे पास ये हमारे पास बॉटम पॉइंट पे है, ये हमारे पास होते हैं बैराजेस। बैराजेस में हमारे पास कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम गेट प्रोवाइड करवा देते हैं, जो वाटर लेवल हम यहाँ पर राइज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया, अब थोड़ा सा और कंट्रोल करने के लिए वाटर को हमने क्या गेट्स प्रोवाइड करवा दिए। गेट्स की हेल्प, जो हमारे पास गेट की हेल्प के थ्रू हम क्या करते हैं वाटर लेवल को क्या करते हैं, हमारे पास कभी भी हमारे पास कम या ज्यादा कर सकते हैं, सिंपली वाटर लेवल को और ज्यादा कंट्रोल यहाँ पे इस बैराजेस में कंस्ट्रक्ट क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास और ज्यादा हमारे पास कंट्रोल आ जाता है कंपेरिजन टू वियर्स, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स थोड़ा और क्या स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दीज आर नोन एज वियर एंड बैराजेस। ठीक है, इस तरीके से वियर और बैराजेस होते हैं। जबकि हमारे पास डैम्स वगैरह होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हाइट, और ज्यादा हाइट क्रिएट कर दी जाती है, और ज्यादा हाइट क्रिएट कर दी जाती है, वहां पे रिजर्वायर पूल क्रिएट हो जाता है, पूरा का पूरा वाटर को स्टोरेज कर लिया जाता है। डैम्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में वहां पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ थ्योरीज ऑफ सीपीएच की हमारे पास रिक्वायरमेंट है, वो है कि हमारे पास चीज है। ठीक है, तो वो देखिए क्या क्या हमारे पास इस तरीके से हमारे पास फेलियर यहाँ पर अकर होते हैं। the failure the failure the failure of a weir, the failure यहाँ पर टू टाइप से हमारे पास स्ट्रक्चर फेल हो सकता है।
एक होता है सरफेस जो हमारे पास सरफेस फ्लो के थ्रू, और एक होता है सब सरफेस फ्लो के थ्रू। अब किस तरीके से वो देखते हैं। द फेलियर ऑफ ए वियर कैन टेक प्लेस following condition into following two condition। फर्स्ट हमारे पास जो कंडीशन है वो होती है सरफेस, वो हमारे पास होती है सरफेस फ्लो। सरफेस फ्लो का क्या मतलब है, सिंपली कि यहां से जो हमारे पास सरफेस पे जो फ्लो हो रहा है, अगर वही फ्लो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होने लग गया, टर्बुलेंस से ज्यादा हो गई, तो ये स्ट्रक्चर उसको क्या है बियर नहीं कर पाएगा और हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो ये डिजाइनिंग फेलियर हो गया कि हमारा जो फ्लो की वजह से कि हमने क्या किसी डिजाइन डिस्चार्ज के लिए हमने इसको डिजाइन किया था, बट जो डिस्चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, एक्सेस अमाउंट में आ गई, तो उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर हमारा फेलियर हो गया। तो दिस आर नोन एज, हमारे पास ये क्या हो गया, एक सरफेस तरीके से फेलियर हो गया। एक होता है सब सरफेस फेलियर। सब सरफेस फेलियर का मतलब है अंडरग्राउंड जो हमारे पास सिचुएशन है, सॉइल में से कहीं वो फेलियर हो जाए इस वजह से, तो हम पर क्या होता है सब सरफेस फेलियर। याद रखिए यहाँ पर इसको देखिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये इम्परवियस फ्लोर होता है, दोनों तरफ यहाँ पर डिजाइन किया होता है, वही हमने क्या बताया थिकनेस। यहाँ पे देखिए कुछ थिकनेस आपको दिखाई दे रही है, तो वही थिकनेस की हम बात कर रहे थे। तो सरफेस फ्लो, सरफेस फ्लो में ड्यू टू excessive turbulence, due to excessive turbulent flow condition, the flow condition the weir may fail, the weir may fail as per structural design consideration। डिजाइन कंसीडरेशन कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसमें फिर हमारा एक्सेसिव फ्लो की वजह से, टर्बुलेंट फ्लो की वजह से हमारा डिजाइन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ये हमारा डिजाइन क्राइटेरिया होता है कि हमने जिस चीज के लिए डिजाइन किया उस चीज से ऊपर फ्लो आ गया और उससे हमारा स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो ये हमारा सरफेस फ्लो की वजह से। नेक्स्ट वी विल हैव इज सब सरफेस फ्लो। सब सरफेस फ्लो ड्यू टू सब सरफेस फ्लो। सेकेंड हमारे पास जो है ड्यू टू सब सरफेस फ्लो। तो देखिए यहाँ पे सब सरफेस फ्लो की वजह से, ड्यू टू दिस failure due to this failure of wear can be caused in the following two conditions. Failure of the wear can be caused into the following two conditions। तो यहां पर भी हमारे पास दो कंडीशन है, जो सरफेस हमारे पास सब सरफेस फ्लो हो रहा है उसमें भी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या आती है, अंडरमाइनिंग और पाइपिंग। अंडरमाइनिंग और पाइपिंग, अंडरमाइनिंग और पाइपिंग होती क्या है पहले इसको समझते हैं फिर इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इस एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं क्या हो रहा है। अब देखिए ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, सोइल वगैरह है, सोइल पे कंस्ट्रक्ट होता है।
इस तरीके से सॉइल के पार्टिकल्स सॉइल पे ही हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है, कंस्ट्रक्ट होता है। और ये हमारे पास सॉइल सपोज परवियस सॉइल है, परवियस सॉइल है, परमेबल हमारे पास सॉइल है। ये जो सॉइल की कंडीशन हमारे पास है वो है परमेबल सॉइल। परमेबल सॉइल, अब देखिए परमेबल सॉइल है तो डेफिनेटली वाटर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास नीचे फ्लो करता हुआ जाता है, सीप कर जाता है कभी। तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड कंडीशन में हमारे पास क्या है, सॉइल है। किसी भी पॉइंट पर अगर किसी भी कभी भी किसी भी ड्यूरेशन में हमारे पास अगर जो एंड पॉइंट पर जो सॉइल है उस पर अगर हेड जो है सीपेज हेड, अगर सीपेज हेड इस किसी भी पॉइंट ड्यूरेशन में अगर वो ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर इस पॉइंट पे सीपेज हेड, यहाँ पर कुछ हेड होगा, वाटर का कुछ हेड होगा, यहाँ से वाटर ट्रेवल करेगा और किसी भी पॉइंट पे सॉइल का जो थ्रस्ट लग रहा है, जो हमारे पास वाटर ट्रेवल हो रहा है यहाँ पर, और उसकी वजह से जो थ्रस्ट लग रहा है इस पॉइंट पर अगर वो ज्यादा हो जाए, किसी भी पॉइंट पर ज्यादा हो जाए तो वो यहाँ की सॉइल को क्या कर देगा, इरोड कर देगा, वहां की सॉइल को हटा देता है। ये यहाँ पर सॉइल जो होती है, सॉइल के पार्टिकल्स उसको हटा देगा। अगर सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ से रिमूव हो गए तो याद रखिए डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में हमारे पास वाटर तो अवेलेबल रहता ही है, तो यहाँ से वाटर ट्रेवल कर जाता है, वाटर ट्रेवल करने लग जाता है, फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाता है, एक पाइप के ऐसा फिनोमिनन क्रिएट कर देता है वो। यहाँ पर सिंपली हमारे पास एक इस तरीके से फ्लो क्रिएट हो जाता है, इस तरीके से। अब वाटर क्या हो गया, इस तरीके से ट्रेवल करने लग जाएगा। इस तरीके से वाटर ट्रेवल करने लग जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं अंडरमाइनिंग कंडीशन। ये हमारे पास किस तरीके फ्लो हो रहा है, सब सरफेस फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब सरफेस फ्लो हो रहा है। यहाँ पर देखिए और क्या लिख सकते हो, ये हमारे पास किस तरीके से सीपेज के थ्रू, इस तरीके से हमारे पास। तो ये जो कंडीशन होती है दिस इज नोन एज पाइपिंग। क्यों हुआ है याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर हमारे पास एंड पॉइंट पर अगर जो हमारे पास सीपेज हेड, यहाँ पर हमारे पास हेड लॉस अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है कंपेरिजन जो हमारे पास एंड पार्टिकल है उसके ऊपर, तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। पार्टिकल रिमूव हो गया तो यहाँ से वाटर जो ट्रेवल करने लग जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होने एक तरीके से पाइप टाइप का फिनोमेनन क्रिएट हो जाता है। दिस इज नोन एज अंडरमाइनिंग और पाइपिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे पास इस तरीके से हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से पाइपिंग जैसा फिनोमेनन क्रिएट हो गया। यहाँ से क्या है, अब सॉइल क्या हो सकती है, डायरेक्टली सबसाइड हो जाती है, सबसिडिशन कंडीशन में क्रिएट हो सकती है। अगर वो स्ट्रक्चर, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, एकदम से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फेलियर अकर होता है अंडरमाइनिंग की कंडीशन में। तो यहाँ पर है क्या पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, इफ had left with water, if had left with water at this point is more than, at this point is more point is more than strength of soil particle, strength of soil particle, then soil particle, तो यहाँ पर soil particle will be, soil particle will be यहाँ पर डिसलोकेट हो जाएगा, सॉइल पार्टिकल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा। सॉइल पार्टिकल डिसलोकेट हो गया तो पाइपिंग वाले कंडीशन हमारे पास क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ से हमारे पास एक तरह का फेलियर हो जाता है, ये पाइपिंग वाला फेलियर हमारे पास क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जो भी समझा है उसको लिख देंगे अभी, और अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अब देखिए वाटर यहाँ पर आ चुका है, तो अब आपने पढ़ा ही होगा, अगर वाटर यहाँ पर आ गया जाहिर सी बात है सॉइल पे तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो अप्लाई होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। अब ये वाटर क्या करेगा, एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अप्लाई करता है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। और ये किस पे लगता है, ये जो हमारा इम्परवियस फ्लोर है इसके ऊपर लगता है। अगर हमारे इम्परवियस फ्लोर का वेट अगर सफिशिएंट नहीं हुआ इसके फ्लो, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट लग रहा है,
और ये हमारा वेट का कंपोनेंट अब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब किसी पोजीशन में अगर सीपेज वाले जो अपथ्रस्ट है वो ज्यादा हो गया वेट के कंपैरिजन में, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज अपलिफ्ट फोर्स। तो इस वजह से भी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो दिस इज नोन एज अपलिफ्ट थ्रस्ट। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन, एक तो अंडरमाइनिंग वाली कंडीशन और सेकंड वन इज अपलिफ्ट थ्रस्ट। इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम इसको थोड़ा लिख लेते हैं पॉइंटर्स को जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। If the water percolating, if the water percolating through, if the water percolating through the foundation, through the foundation has sufficient force when it emerges, when it emerges at the downstream, when it emerges at the downstream end of impervious floor, when it is impervious floor, it may lift up, it may lift up the soil particle, it may lift up the soil particle at the end of the floor, at the end of the floor। कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉइल पार्टिकल अगर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हेड अगर अवेलेबल है डाउन अब यहाँ पर अपलिफ्ट फोर्स में, तो यहाँ पर है अगर वो ज्यादा हो जाता है कंपेरिजन टू सॉइल की स्ट्रेंथ से, तो यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स रिमूव कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास दिस प्रोसेस of erosion, this process of erosion progressively extends backward, extend backward direction, backwards towards the upstream, towards the upstream side, towards the upstream side, and results in the removal of, and results in the removal of soil, removal of soil, and developing pipe-like structure, pipe-like formation. This is known as piping, pipe-like formation। यहाँ पर लिख लीजिए beneath the floor, beneath the floor, this is known as पाइपिंग। ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, पाइपिंग का फिनोमेनन क्रिएट हो जाता है। तो दिस इज हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। अब इस स्ट्रक्चर को अब होगा क्या, द फ्लोर में बी
द फ्लोर मे बी सबसाइड, सबसाइड मीन यहाँ पर हमारा फ्लोर क्या है, वो क्या हो जाएगा, सीधे ग्राउंड में सेटल हो जाएगा। इन दी होलो, इन दी होलो so formed, in the follow so formed and fail, which is known as failure, which is known as failure due to piping, failure due to piping or undermining, failure due to piping or undermining। इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेल भी हो सकता है अंडरमाइनिंग में। अब देखिए यहाँ पर इसको किस तरीके, वही हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हुई कि हमारा जो वियर स्ट्रक्चर है वो अंडरमाइनिंग में फेल हो गया। इस तरीके से अब इसको ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ क्या हमारे पास थ्योरीज अवेलेबल है, वही नंबर ऑफ साइंटिस्ट आए, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल करने वाले आए, उन्होंने क्या किया ना, अपनी डिफरेंट थ्योरीज को प्रोवाइड किया। तो वही हम यहाँ पर थ्योरीज ऑफ सीपेश में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास इस तरीके से स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसमें आगे देखते हैं। अब इसको हम किस तरीके से यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं, फेलियर को होने से रोक सकते हैं। Following measure should be taken to prevent failure of wear against piping। हम यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स हम टेक कर सकते हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट, by providing more length of impervious flow, floor due to which head loss will be increased. Second, by providing sheet piles, the sheet pile either at downstream or at upstream, and which will also increase the head loss. तो यहाँ पे सिंपली आप किस तरीके से बचा सकते हो, देखो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारे पास फेलियर हो रहा है। देखिए जब वाटर ट्रेवल करता है तो उसका क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हेड लॉस होता रहता है। मतलब वो अपनी अपनी क्या होता है, जो हेड की वैल्यूज है वो उसकी डिक्रीज होती रहती है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इस तरीके से हेड की वैल्यू इस तरह डिक्रीज कर देना है ताकि वो क्या है, उस वाटर को लिफ्ट ही ना कर पाए। ये लिफ्ट कब हो रहा है, तब यहाँ पर कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर है, एंड पॉइंट पर उसके पास सफिशिएंट हेड है। अगर सफिशिएंट हेड है तो यहाँ पर उसके पास मतलब सफिशिएंट क्या है, स्ट्रेंथ है टू रिमूव द पार्टिकल। तो उसी हेड को हमें क्या है, लॉस करवाना है। तो आप इस जो इम्परवियस फ्लोर है उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ इंक्रीज कर दोगे तो आप यहाँ पे वाटर क्या हो जाएगा, उसको हेड लॉस इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड वन इज हमारे पास यहाँ पे शीट पाइल प्रोवाइड करवा दीजिए एंड पॉइंट, और हमारे पास क्या है, इनिशियल पॉइंट पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन शीट पाइल प्रोवाइड कर दीजिए। शीट पाइल प्रोवाइड करने से क्या होगा, वाटर उसकी ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर अगेन हेड लॉस हो जाएगा, उसका हेड लॉस इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हेड लॉस इंक्रीज करवाने
हेड लॉस हमारा इंक्रीज हो गया तो हमारे पास जो प्रॉब्लम हो रही है अंडरमाइनिंग की, वो हम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास ये इस तरीके से है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपलिफ्ट हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है अपलिफ्ट फेलियर। अपलिफ्ट, यहाँ पे हमारे पास जो अपलिफ्ट प्रेशर फेलियर, इसकी वजह से जो फेलियर हो रहा है, ये आपको पता है कि वाटर ट्रेवल करता है, वाटर के अपवर्ड डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाएगा आप, द वाटर percolating, the water percolating below the foundation, below the foundation will extract, will extract upward, will extract upward force on the impervious floor, on the impervious floor, which is called, uplift pressure. Which is called uplift pressure. If the uplift pressure, if the uplift pressure is not counterbalance, is not counterbalanced by the weight, by the weight of floor, then the foundation of weir may fail due to rupture. Maybe the foundation fail maybe due to the rupture. यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो फाउंडेशन है वो फेल हो सकता है अगर हमारे पास यहाँ वेट को, हमारे पास वेट क्या बैलेंस नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सब इसको किस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे पास यहाँ मेजर अप्लाई कर प्रिवेंट कर सकते हैं इस तरीके फेलियर को। जाहिर सी बात है थिकनेस को इंक्रीज कर दीजिए, उसकी जो हमारा फाउंडेशन लेवल की थिकनेस है, फाउंडेशन लेवल की थिकनेस इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारे पास उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, वेट इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर उसको बैलेंस कर देंगे। सिंपल इस तरीके से यहाँ पर आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास मेजर अप्लाई कर सकते हैं, तो फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन, should be taken to prevent failure, due to uplift pressure. Due to uplift pressure. फर्स्ट यहाँ पे by increase the thickness of by increase the thickness of impervious floor, which will increase the weight of foundation, Next one is by providing pile at the upstream point, which will reduce
which will reduce the value of uplift pressure. सिंपल इस तरीके से हमारे पास क्या कुछ प्रिवेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज द थिकनेस। अपलिफ्ट के केस में हमें इंक्रीज द थिकनेस कर दोगे वो बेस्ट रहता है, काउंटर बैलेंस कर देगा हमारे पास वेट का टर्म। एंड बाय प्रोवाइडिंग शीट पाइल एट द अपस्ट्रीम पॉइंट व्हिच विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ अपलिफ्ट प्रेशर। आप किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास कुछ हाइट तक इसमें वाटर फिलअप किया हुआ है। ये हमारा अपस्ट्रीम हो गया, ये हमारा डाउनस्ट्रीम हो गया। सिंपल इस तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया, अपस्ट्रीम डायरेक्शन में क्या फाइल प्रोवाइड करवा दी, एक शीट फाइल है यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रोवाइड करवा दिया। अब देखिए वाटर किस तरीके से ट्रेवल करेगा, जब हमने यहाँ पर प्रोवाइड तो वाटर को यहाँ से ट्रेवल करना पड़ेगा, इस तरीके से वाटर ट्रेवल करते हुए यहाँ पर पहुंचेगा। यहाँ पर क्या हो गया, हेड लॉस हो गया, यहाँ पर उसको क्या है, हेड लॉस हो गया। इनिशियली यहाँ पर उस पॉइंट पर एच पॉइंट था हेड, बट यहाँ पे वाटर ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा। यहाँ पर हेड लॉस हो जाएगा, सपोज यहाँ पर पॉइंट स्मॉल एच, कैपिटल एच माइनस जो भी हेड लॉस हुआ है इस पॉइंट पर उसकी वैल्यू आ जाएगी, सीपेज हेड की वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, अपस्ट्रीम पाइल। अगर आप इसके लिए ड्रॉ करेंगे, जो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू इस तरीके से हमारे पास जो है हेड लॉस क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास इस तरीके से एक्ट करेगा। सिंपल इस तरीके से, ठीक है। तो हुआ कुछ ही नहीं है, यहाँ पर मैं शीट फाइल की वजह से हमारे पास क्या हेड लॉस ज्यादा इंक्रीज कर दिया, उसका हेड लॉस इंक्रीज हो गया मतलब उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। हेड लॉस यहाँ पे देखिएगा, याद रखिए स्ट्रेंथ और इससे रिलेशन क्या है, आपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपने पढ़ा ही होगा हमारे पास, जो हमने पढ़ते हैं इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टैटिक के स्टार्टिंग पॉइंट ही गामा डब्ल्यू इंटू एच या फिर ओमेगा एच से आपने पढ़ा होगा, या फिर रो जी एच आपने पढ़ा होगा। यही तो वो टर्म है। अगर हेड यहाँ पे क्या सीपेज हेड होता है ये, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब फोर्स ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम कम करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर हेड लॉस ज्यादा हो गया मतलब यहाँ पर हेड लॉस इंक्रीज हो गया, तो यहाँ पर जो एच माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू कम हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, और ये वैल्यू रिड्यूस होगी तो हमारे पास वेट का जो कंपोनेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसके बैलेंस कर देगा, काउंटर बैलेंस। तो ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो इन्हीं की बेसिस पे जो हमारे पास हमारे पास जो फेलियर क्राइटेरिया है, एक अंडरमाइनिंग का और एक हमारे पास अपलिफ्ट का, इन्हीं की दो के बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ थ्योरीज अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे थ्योरी को सीपी जो हमारे पास 3 थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे पास है ब्लीस थ्योरी, नंबर 1 ब्लीस, जो हम ब्लीस क्रिप्स लेंथ थ्योरी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज लेन वेटेज थ्योरी एंड थर्ड वन इज द खोसला थ्योरी, जो हमारे पास खोसला। यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है ब्लीस थ्योरी और हमारे पास खोसला थ्योरी, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, उन्होंने क्या कहा, उनके क्या अजम्पशंस थे, किस तरीके से उन्होंने अपने जो अपलिफ्ट है एंड हमारे पास जो क्राइटेरिया है उसको बताया, ठीक है। अब इसको आप देख लीजिए एक बार स्टार्टिंग से। फिर चलते हैं आगे।
चलिए, जब हमारा फर्स्ट थ्योरी वो है ब्लीस क्रीप थ्योरी। ब्लीस क्रीप थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ अजम्पशंस है, इसको लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं अजम्पशंस क्या क्या है। ठीक है, अजम्पशंस क्या क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। दो अजम्पशंस हमारे पास है। द परकोलेटिंग, क्या हमारे पास द परकोलेटिंग वाटर, द परकोलेटिंग वाटर creep creep along the impervious floor, creep along the impervious, creep along the impervious floor. This length of water is called creep length. This water of length is called creep length. Second one is the head loss. The head loss is proportional to the length of water, proportional to the length of water traveled that is hydraulic gradient, is constant throughout the percolating passage, ठीक है। देखिए इसके दो अजम्पशंस थे, उन दो अजम्पशन किस तरीके से अभी देखते हैं, इसको एक डायग्राम के थ्रू तो समझते हैं। इसके डायग्राम वही हमारे पास सिंपली डायग्राम है, सपोज हमारे पास इस तरीके से है। अपस्ट्रीम डायरेक्शन में हमारे पास कुछ पॉइंट तक हमारे पास क्या है, वाटर लेवल है। कैपिटल एच बोल दीजिए। डाउन स्ट्रीम में हमारे पास क्या है, लेवल, वाटर का लेवल अज्यूम यहाँ पर 0 है। यहाँ पर हमारे पास कुछ शीट फाइल्स हमने लगा रखी, शीट फाइल्स यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से एक शीट फाइल है, एक सपोज इंटरमीडिएट शीट फाइल है, और एक हमारे पास सपोज डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में एक शीट फाइल है। इस तरीके से हमारे पास है। इसको आप बोल दीजिए D1, D2, D3। इस लेंथ को आप बोल दीजिए, ये फ्लोर की लेंथ है B1, उसको बोल दीजिए B2। इस तरीके से हमारे पास है। अब देखिए वाटर क्या होगा, वाटर ट्रेवल किस तरीके से करेगा, इस तरीके से। इसने क्या कहा है फर्स्ट अजम्पशन इसका, द परकोलेटिंग वाटर, इसका अजम्पशन क्या है, परकोलेटिंग वाटर क्रीप अलोंग द इम्परवियस फ्लो, अलोंग द इम्परवियस फ्लो। याद रखिएगा यहाँ पर क्रीप का मतलब है ट्रैवलिंग। यहाँ पर द परकोलेटिंग वाटर क्रीप अलोंग द इम्परवियस फ्लो, दिस लेंथ ऑफ द वाटर इज नोन एज क्रीप लेंथ। वाटर क्या कर रहा है, इस इम्परवियस फ्लोर को क्या कर रहा है, क्रीप कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इस तरीके से वाटर इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। तो उसने क्या किया, एक तरीके से हेड लॉस इंक्रीज हो गया। वाटर जितना ज्यादा ट्रेवल करेगा उसका हेड लॉस उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा इस तरीके से ये हमारे पास कहना चाहता है। सेकेंड अजम्पशन क्या है, द हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर।
जो हमारे पास जितना भी हेड लॉस हो रहा है वो इट इज द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वाटर डायरेक्टली, दैट मीन्स हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मीन्स H/L करेंगे। आपने सॉइल के टर्म में भी आपने पढ़ा होगा, सॉइल में आपने हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा होगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, व्हाट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू H/L। यहाँ पर H का ये हेड लॉस डिवाइडेड बाय हमारे पास L, H/L क्या होता है, जो भी हमारे पास लॉस हो गया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सैंपल। तो यहाँ पर भी तो वही है, लेंथ ऑफ द यहाँ पर क्या है, फ्लोर हो गई हो, तो वही चीज यहाँ पर कहना चाहता है। सिंपली यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो गया, बिलाई हो गया। अब देखिए किस तरीके से हमारे पास लेंथ ऑफ क्रीप, जो टोटल लेंथ ऑफ क्रीप है वो क्या हो गई, वाटर कैसे ट्रेवल कर रहा है, d1 देन अगेन d1, तो 2d1 देन b1 प्लस 2d एंड d2 प्लस d2, 2d2 हो गया, देन b2, देन इस तरीके से वाटर ट्रेवल कर रहा है। तो लेंथ ऑफ क्रीप हमारे पास क्या हो गया, लेंथ ऑफ क्रीप किस तरीके से लिख सकते हो आप, लेंथ ऑफ क्रीप सिंपल तरीके से कैपिटल एल इसको शो करते हैं। यहां पर आप देखिए लेंथ ऑफ क्रीप d1 2d1 प्लस b1 प्लस 2d2 प्लस b2 प्लस ट्वाइस ऑफ d3। दिस इज द लेंथ ऑफ क्रीप। हमारे पास हेड लॉस कितना हुआ, वाटर ने क्या किया, अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में ट्रेवल किया है। अपस्ट्रीम पे हेड कितना था, कैपिटल H, डाउनस्ट्रीम पे हमारे पास टोटल हेड क्या है, 0। तो यहाँ पर हेड लॉस कितना हो गया, कैपिटल H माइनस 0 इज इक्वल टू H। यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है, अकॉर्डिंग टू हमारे पास थ्योरी कि हमारे पास हेड लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ क्रीप। सिंपली हमारे पास, और यही हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आप इसको बताओ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, hydraulic gradient is equal to head loss divided by length of creep, which is equal to h, यहाँ पर h divided by l। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हो गई है H/L, सिंपल इस तरीके से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट h is directly proportional to l। ठीक है, अगर आप किसी भी पॉइंट पर रेसिडुअल हेड निकालना चाहते हैं, सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट हो गया, इस पर आप हेड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, वही हमारे पास इस तरीके से ट्रेवल किया, तो सपोज इसने यहाँ पर आकर x डिस्टेंस ट्रेवल की, ये हमारे पास P पॉइंट है। P पॉइंट पर हेड निकालना चाहते हैं, मतलब डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम पॉइंट को छोड़ किसी भी पॉइंट पर आप हेड निकालना चाहते हैं, दिस इज नोन एज रेसिडुअल हेड या फिर रेसिडुअल सीपेज हेड जो आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हो आप रेसिडुअल सीपेज हेड, तो अगेन वहां पर से आप देखिए यूनिटरी मेथड से देखिए, समझिए इसको सिंपल तरीके से। ये हमारी लेंथ है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल जो भी हमारा हेड लॉस हो रहा है, टोटल L लेंथ है, तो हेड लॉस कितना हो रहा है, कैपिटल H, तो 1 में कितना हो जाएगा H/L, x लेंथ में कितना हो जाएगा H/L इंटू एक्स। इस तरीके से हमारा लॉस हो गया ये। इस पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहते हैं रेसिडुअल हेड की वैल्यू या फिर सीपेज हेड की वैल्यू, रेसिडुअल सीपेज हेड, तो हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, रेसिडुअल सीपेज हेड एट P पॉइंट, एट P पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, हेड लॉस हमारे पास HP इक्वल टू टोटल H माइनस जो टोटल हेड है माइनस इस पॉइंट पर हेड, P पॉइंट पर जो भी हमारे पास होगा हेड लॉस अप टू P पॉइंट।
अप टू पी। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल एच, हमारे पास पॉइंट पी तक कितना हेड लॉस हो गया, एच बाई एल इनटू एक्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पर हेड लॉस की जो किसी भी पॉइंट पर सीपेज हेड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नाउ अब देखिए एज पर बिलाई क्या, एज पर बिलीज क्या कहना चाहता है। अब हमको क्या करना है, प्रिवेंट करना है दोनों ही सेक्शन को, प्रिवेंट करना है पाइपिंग से भी और किससे भी करना है, हमारे अपलिफ्ट कंडीशन से भी। एज पर बिलीज फर्स्ट हमारे पास टू प्रिवेंट पाइपिंग, टू प्रिवेंट पाइपिंग, पाइपिंग को किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो हमारी टोटल हुई है अकॉर्डिंग टू ये क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन 1/c। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल लेंथ ऑफ क्रीप आ जाएगी शुड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी एच, कि हम जो लेंथ ऑफ फ्लोर हमारे पास है, टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इनटू हमारे पास एच होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो पाइपिंग का फेलियर है वो हमारा पाइपिंग का फेलियर प्रिवेंट हो जाएगा। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट है, ये बिलीज कांस्टेंट है, बिलीज कांस्टेंट। ठीक है, एच हमारे पास क्या है, टोटल हेड, और लेंथ एल इज लेंथ ऑफ क्रीप। सिंपल इस तरीके से हमारे पास हो गया। नाउ टू प्रिवेंट द अपलिफ्ट प्रेशर, नेक्स्ट वन वी हैव इज सेकंड, आपको प्रिवेंट करना है अपलिफ्ट प्रेशर को। तो अपलिफ्ट प्रेशर किस तरीके से प्रिवेंट होगा हमारे पास, अगेन वही बता था कि वेट ऑफ फाउंडेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अपलिफ्ट प्रेशर, यहाँ पर सिंपली कर सकते हो आप। तो वही चीज हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली देखिए किस तरीके से, तो हमारे पास ये वियर है, ये हमारा कोई पॉइंट पी है, इस पर कोई हमारे पास टोटल एच हेड लगा हुआ है, और हमने क्या किया स्ट्रक्चर को, क्या हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमने किसको बनाया कि हमारे पास यूनिट लेंथ और यूनिट विड्थ का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया, बहुत सिंपल तरीके से। थोड़ा सा स्कोर अच्छे से बना देते हैं। इस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास पॉइंट जो था एच, तो यहाँ पर था फ्लोर पर, ये हमारी उसकी थिकनेस हो गई फ्लोर की। ये सपोज हमने यूनिट लेंथ और यूनिट विड्थ का फ्लोर हमने अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। और कुछ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल, जिस हमारे पास फाउंडेशन जिससे भी बना हुआ है उसकी कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास एच है, हमारा फ्लोर बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, वेट ऑफ फाउंडेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या करना है, हमारे पास सीपेज हेड करना है, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इस तरीके से हेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमारे पास टेकिंग bottom as foundation, taking datum as bottom of foundation,
बॉटम ऑफ फाउंडेशन, हमने यहाँ पर इसको डेटम पॉइंट अज्यूम किया हुआ है। सीपेज हेड पॉइंट पी पर क्या हो जाएगा, सीपेज हेड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू एच प्लस स्मॉल टी, जो भी हमारे पास एच प्लस स्मॉल टी, हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, सीपेज हेड की वैल्यू होगी इस पॉइंट पर। अब आपको क्या करना है, हमारा तो प्रिवेंट करना है अपलिफ्ट फेलियर, तो किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, टू प्रिवेंट अपलिफ्ट फेलियर, तो किस तरीके से हमारे पास वेट ऑफ फाउंडेशन, वेट ऑफ फाउंडेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, जो हमारे पास अपलिफ्ट, जो हमारे पास थ्रस्ट है, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ फाउंडेशन, गामा यूनिट वेट ऑफ फाउंडेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ फाउंडेशन, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अपलिफ्ट थ्रस्ट, अपलिफ्ट थ्रस्ट किसकी वजह से जनरेट हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, तो उसी को हम यहाँ लिख लेते हैं, अपलिफ्ट प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास फाउंडेशन का स्टैटिक मटेरियल कैसे निकाल सकते हो आप, जिस फाउंडेशन का स्पेसिफिक वेट ऑफ फाउंडेशन, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन की भी मल्टीप्लाई कर दीजिए गामा डब्ल्यू से, यहाँ पर आप निकल जाएगा सिंपली। वॉल्यूम ऑफ फाउंडेशन हमारे पास 1 × 1 × टी आ गया, क्योंकि हमारे पास यूनिट लेंथ और यूनिट विड्थ एंड टी थिकनेस का अज्यूम किया हुआ था, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर कैसे निकलेगा, गामा डब्ल्यू इनटू, आपको बताया था ये क्या है, हाइड्रोस्टिक प्रेशर, सीपेज हेड क्या है टोटल, एच प्लस मल्टी, ये हमारे पास हो गया। हमारे पास यहाँ पर एरिया की वैल्यू हमारे पास क्या थी, किस प्रेशर पे लगेगा, यूनिट लेंथ और यूनिट लेंथ हमारे पास है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, जी गामा डब्ल्यू इंटू टी, यहाँ से टी वाला फैक्टर को आप इधर लिख आ जाइए, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू एच, गामा डब्ल्यू यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, टी यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, G-1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास गामा डब्ल्यू कैंसिल हो गया तो एच बचा, यहाँ पे हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, हमें निकालना क्या था, थिकनेस ऑफ द मटेरियल, तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन G-1, ये हमारे पास इस तरीके से, if the thickness should be greater than equal to this value, then our foundation, then our जो हमारे पास फाउंडेशन ऑफ द मटेरियल वो क्या होगा, सेफ अगेंस्ट द अपलिफ्ट थ्रस्ट, तो ये पे हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास थी अकॉर्डिंग टू इस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है। इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गई थिकनेस की वैल्यू,
थिकनेस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन g माइनस 1। h यहाँ पे हमारे पास क्या है, सीपेज हेड। मतलब सपोज हमारे पास अगर कंडीशन इस तरीके से गिवन की हुई है, यहाँ पे हमारे पास कुछ वाटर लेवल है इस पॉइंट पर h, कैपिटल H, और हमारे पास डाउनस्ट्रीम में भी कुछ वाटर लेवल है स्मॉल h। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीपेज हेड होगा इज इक्वल टू कैपिटल H माइनस स्मॉल h हो जाएगा। यहाँ पर इसने क्या किया है, अगेन जैसे हम करते हैं जब डिजाइनिंग की बात करते हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते थे, यहाँ पर इसने डिजाइन के केसेस में टी डिजाइन थिकनेस ऑफ द डिजाइन थिकनेस इसने अपना एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज्यूम किया है 4/3 h अपॉन g माइनस 1। तो अगर आपसे टी डिजाइन क्वेश्चन में पूछा गया है तो आप यहाँ पर ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास थी। इसके नंबर ऑफ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस को इसके बेसिस पे क्या है, नंबर ऑफ हमारे पास क्या है कंस्ट्रक्शन, जो हमारे पास बीएस कंस्ट्रक्शन किए गए थे उसके बाद में फिर क्या हो गया, कुछ टाइम के बाद में जो बीएस क्या हो गए, फेलियर होने स्टार्ट हो गए। फेलियर स्टार्ट होना स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर घोसला उन्होंने क्या किए, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए और फिर कुछ लिमिटेशंस वहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी और वही स्टेटमेंट क्या इनकी लिमिटेशंस में क्रिएट हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए यहाँ पर आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है लेन वेटेड थ्योरी। सेकंड वन इज लेन वेटेड थ्योरी। लेन वेटेड थ्योरी। तो लेन वेटेड थ्योरी में है क्या हमारे पास, लेन ऑब्जर्व that vertical length is much more effective in causing head loss as compared to horizontal length. Therefore he proposed have proposed a weighted factor of 1 to vertical length and 1/3 to horizontal length. सिंपली इस तरीके से यहाँ पर इसने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से वो क्या रहा है कि यहाँ पर जो हमने ब्लीस का हमारे पास था, ब्लीस थ्योरी थी, उसमें लेंथ ऑफ क्रीप हमने किस तरीके से निकाला था आपको पता है। हमारे पास वाटर ट्रेवल हो रहा था 2d1 प्लस b1 प्लस 2d2 प्लस b2 प्लस 2d3, ये कितना था अकॉर्डिंग टू ब्लीस। बट इसने क्या किया अकॉर्डिंग टू लेन, पहले तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, इसने ऑब्जर्व क्या किया कि यहाँ पर इसने क्या बोला कि the lane observed the vertical length is much more effective than the horizontal length in case of, यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन पे जो हमारे पास क्या करवाना है इफेक्ट हेड लॉस को कॉज करवाने के लिए।
सिंपल, अगर जो वर्टिकल डेप्थ, जो वर्टिकल कट ऑफ है, जो वर्टिकल हमारे पास डीप, क्या कर सकते हो आप, डाउनस्ट्रीम पे हमने जो शीट पाइप प्रोवाइड की है मच मोर इफेक्टिव देन द हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो इस वजह से इसने क्या किया, वर्टिकल लेंथ को क्या किया, ज्यादा वेटेज दे दिया उसने, वर्टिकल लेंथ को क्या दिया, वन वेटेज दे दिया, और 1/3 इसको क्या दे दिया, हॉरिजॉन्टल को प्रोवाइड करवा दिया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर लेंथ ऑफ क्रीप किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर इन केस ऑफ लेन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल का क्या किया है, क्या किसने मैंने 1/3 का फैक्टर अप्लाई किया हुआ है, और यहाँ पर वर्टिकल को तो क्या दिया, 2d1 दिया है, हॉरिजॉन्टल को 1/3, 2d2 प्लस b2 यहाँ पर 1/3 प्लस 2d3। तो इस तरीके से लेंथ ऑफ क्रीप की जो वैल्यू है वो चेंजेस हो जाती है। इस थ्योरी का कहीं पे भी यूज नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक स्ट्रक्चर है कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी स्ट्रक्चर जो है कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ है इस थ्योरी से। ओनली इस थ्योरी का जो वेटेज हमारे पास है, जो इस थ्योरी का हमारे पास जो वेटेज है वो ओनली एंड ओनली जो हमारे पास कह सकते हो आप थ्योरेटिकल है, इसका कोई प्रैक्टिकली वेटेज नहीं है, सिंपल इस तरीके से। तो ये हमारे पास फिक्स हो गया। इस तरीके से हमारे पास लेंस थ्योरी और हमारे पास ब्लीच थ्योरी। तो लेंस थ्योरी का कहीं पे भी कोई प्रैक्टिकली यूज नहीं है, सिर्फ ओनली थ्योरी में हम इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम ब्लीच थ्योरी का कोई हमारे पास अलग से कोई क्या है कॉन्सेप्ट, सिर्फ ब्लीच थ्योरी से ही हमारे पास क्या है मोर जो स्ट्रक्चर्स है वो कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं। ब्लीच थ्योरी में हमारे पास स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किए गए थे, बाद में उनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, तो बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो खोसला उसके एसोसिएट्स वगैरह थे, उन्होंने क्या करा, एक एक्सटेंसिव जो हमारे पास कह सकते हो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपने क्या कर दिए, जो हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया डिफरेंट अपने स्टेटमेंट प्रोवाइड किए। वो स्टेटमेंट ऐसे क्या हो गए, लिमिटेशन हो गई, और ऐसे क्या खोसला के स्टेटमेंट हो गए वही। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास दो थ्योरीज है। अब इन दो थ्योरी के बेसिस पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं, यहाँ पर ब्लीच थ्योरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। While designing a hydraulic structure, while designing a hydraulic structure, the piezometric head, the piezometric head at the bottom of the floor, at the bottom of the floor was computed to be 12 meter. The assured standing depth, the assured standing depth of water above the floor is 3 meter, and the specific gravity of floor material is 2.5. Calculate the design floor thickness
calculate the design floor thickness required in meter if the datum is taken as 3 meter below the floor bottom. देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले एक बार क्वेश्चन को देखिए, फिर बाद में सॉल्व करते हैं इसको. While designing a hydraulic structure, the piezometric head at the bottom of the floor was computed to be 12 meters. The assured standing depth of water above the floor is 3 meters, and the specific gravity of the floor is 2.5. Calculate the design thickness required in meter if the datum is taken as 3 meters below the bottom of the foundation. ठीक है, तो चलिए देखिए इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं डायग्राम से इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कुछ फ्लोर की क्या होगी, थिकनेस होगी. सपोज ये हमारे पास थिकनेस टी है, ये आपको कैलकुलेट करना है. आपको डेटम पॉइंट दिया हुआ है, इस टेकन इज 3 मीटर बिलो द बॉटम. डेटम कहीं यहाँ पर कहीं पर है. ठीक है, ये हमारा डेटम पॉइंट है जो कि 3 मीटर बिलो है बॉटम ऑफ द सरफेस से. ठीक है, पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड इज द टोटल वाटर डेप्थ प्लस डेटम होता है. तो मतलब आपको जो पीजोमेट्रिक हेड आपको गिवन किया हुआ है 12 मीटर, वो यहाँ से डेटम से गिवन किया हुआ है. मतलब सपोज यहाँ पर कहीं पे अगर वाटर लेवल है, ये जो हमारे पास टोटल आपको गिवन किया हुआ है, ये आपको गिवन किया हुआ है 12 मीटर इस तरीके से. ठीक है, और आपको यहाँ पर एक डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में भी एक वैल्यू गिवन की हुई है. द अश्योर्ड स्टैंडिंग डेप्थ ऑफ वाटर अबव द फ्लोर इज 3 मीटर. ये आपको गिवन किया हुआ है 3 मीटर. ठीक है, इस तरीके से ये चीज आपको गिवन की हुई है. चलिए निकालते हैं. अब क्या होता है, सिंपली हमारे पास क्या है, वेट ऑफ फाउंडेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू द अपलिफ्ट थ्रस्ट. यहाँ पर हमारे पास वेट ऑफ फाउंडेशन हमारे पास क्या है, ये भी वैल्यू जो हमारे पास होगी, वेट ऑफ फाउंडेशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अपलिफ्ट प्रेशर जो अपलिफ्ट थ्रस्ट कौन अप्लाई कर रहा है, जो हमारे पास पॉइंट है, जो हमारे पास बॉटम पॉइंट है, उसको उसी की वजह से लग रहा है. उसको हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएगी. चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले तो हमारे पास हेड एट द फ्लोर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ पे अगर 3 मीटर हमारे पास डेटम पॉइंट आपको गिवन किया हुआ है बॉटम ऑफ द फ्लोर से, ये जो हमारे पास वैल्यूज है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 मीटर स्टैंडिंग डेप्थ हमारे पास क्रिएट हो जाएगी 12 माइनस 3. याद रखिएगा यहाँ पर ये थिकनेस ऑफ फ्लोर काउंट नहीं होगा. आपको अगर लग जाता है तो ऐसा क्यों, ऐसा यहाँ पर काउंट क्यों नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पीजोमेट्रिक हेड की. पीजोमेट्रिक हेड हमारे पास क्या होता है, जो टोटल डेप्थ ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास क्या है 9 मीटर प्लस 3 मीटर. 3 मीटर यहाँ काउंट हो गया, तो जो बचा हुआ है वो 9 मीटर ये वाला पॉइंट है. यहाँ पर हमारे पास जो 9 मीटर ये हमारे पास पॉइंट है. ठीक है, यहाँ पर इसको गलत मत कर दीजिएगा. चलिए देखते हैं. तो जो हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेट हो गया आया हेड एट दी floor
at the floor bottom. वो क्या कैलकुलेट हो गया हमारे पास आया, कैलकुलेट हो गया इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9 मीटर। अब तो बस यहाँ पर आप इक्वल कर दीजिए वैल्यूज को, तो यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ फाउंडेशन, वेट ऑफ फाउंडेशन हमारे पास क्या था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको गिवन की हुई है यहाँ पे क्वेश्चन में 2.5, 2.5 आपको गिवन की हुई है, मल्टीप्लाई बाय गामा डब्ल्यू इनटू 1 into थिकनेस ऑफ द मटेरियल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो हमारे पास अनदर पैरामीटर्स द सीपेज हेड की वैल्यू, एक तो हमारे पास क्या है 2 पॉइंट, जो हमारे पास डायरेक्टली एक तो ये हमारे पास हेड जो हमारे पास ये भी अपलिफ्ट क्रिएट करेगा, 3 इंटू यहाँ पे स्टैंडिंग में जो डेप्थ थी इंटू गामा डब्ल्यू, एक तो ये टर्म हो गया हमारे पास। नेक्स्ट वन ये हमारे पास जो प्रेशर हेड थी जो अपलिफ्ट थ्रस्ट क्रिएट कर रहा था, जो कि हमारे पास था एच प्लस टी, जिस केस में इस केस में हमारे पास क्या है टोटल, जो हमारे पास वैल्यू विल बी, यहाँ पर ये कैसे केसेस हो गया 9.1 इंटू 3 तो हमारे पास हो ही गया, एंड यहाँ पर ही हो जाएगा 2.5 इंटू यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट होके वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब आप इस इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से, तो आपको डायरेक्टली हमें बताया था, हमने डायरेक्ट भी कर सकते हो, उस तरीके से इक्वेशन कर सकते हो आप, हमारे पास थिकनेस ऑफ द मटेरियल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन जी माइनस 1, एच हमारे पास क्या है स्टैटिक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू विल बी 6 डिवाइडेड बाय 1.5, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.4, वैल्यू विल बी 2.5, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू देगी 2.4 इस तरीके से। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज कैलकुलेट होके निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे आप अगर आप उस मेथड से भी अप्लाई करना चाहते हो फर्स्ट मेथड से, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहां से भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ पे समझ में डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद नहीं है किसी केस में, तो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर इक्वेशन में। यहाँ पे आप देखिए इस पॉइंट पर हमारे पास टोटल अपलिफ्ट प्रेशर क्या आ जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू 9, जब हमारे पास सिग्मा 1 हो गया। यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पर हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ हमारे पास इसकी वजह से जो कि आएगा 2.5 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड प्लस 3 इंटू गामा डब्ल्यू। इस इक्वेशन में इक्वेट कर दीजिए आप, यहाँ से भी वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो भी हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको भी एक बार लिख लेते हैं, जैसे आप लिखना चाहें तो, अगर आप 9 इंटू गामा डब्ल्यू, जो कि 9.81 था हमारे पास इस कंडीशन में, जो हमारे पास इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 इंटू 9.81 इंटू थिकनेस ऑफ द मटेरियल प्लस 9.81 इंटू जो हमारे पास थी उधर की तरफ। तो यहाँ से आप जब कैलकुलेट करेंगे तो टी की वैल्यू हमारे पास 2.4 मीटर, बट इन्होंने पूछा टी डिजाइन। टी डिजाइन हमारे पास क्या था 4/3 इंटू टी जो थिकनेस हमारे पास आई है इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 3.2 के समथिंग। इस तरीके से भी आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेशन हो सकते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर ही।
ठीक है, अदर क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको एक बार, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि फिगर shows the section of hydraulic structure, the section of hydraulic structure the hydraulic structure formed on sand. Calculate the average hydraulic gradient, also find the uplift, pressure at points 612 and 18 meter, 612 and 18 meter from the upstream, end of the floor, of the end of the floor, and find the thickness, find the thickness of the floor at this point, take G is equal to 2.24। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन की हुई है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। जो हमारे पास स्ट्रक्चर की जो डायग्राम की जो बात कर रहा है, फिगर की जो बात करें, फिगर आपको बता देते हैं। ये कुछ इस तरीके से फिगर बना हुआ है। यहाँ पे एक अपस्ट्रीम पाइल बना रखी है और एक डाउनस्ट्रीम पाइल बना रखी है। इसकी लेंथ हमें गिवन की हुई है 6 मीटर, इसकी लेंथ हमें गिवन की हुई है 8 मीटर। यहाँ पर हमारे पास हेड जो गिवन किया हुआ है वो है 4 मीटर। यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट आपको गिवन किए हैं A, B एंड C। इनकी जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, 12 मीटर एंड 18 मीटर। C पॉइंट की डिस्टेंस, और ये हमारे पास नेक्स्ट टोटल जो है वो है 22 मीटर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में आपको गिवन किया गया है। देखिए, फिगर shows the hydraulic structure formed on sand. Calculate the average hydraulic gradient. आपको एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कैलकुलेट करनी है by using the Billy's theory, and find the uplift pressure at the point of 6, 12 and 18. 6, 12 and 18 ABC point. uplift pressure कैलकुलेट करना है from the end of the floor and find the thickness of the floor at this point. तो आपको यहाँ पे 3 वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे ABC पॉइंट पर, और नेक्स्ट हमारे पास है थिकनेस की वैल्यू एट ऑल दिस पॉइंट। तो देखिए, आप कैलकुलेट कीजिए, एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर वहाँ पे स्टार्ट करवाते हैं।
5 मिनट में आप ट्राई कीजिए बार, फिर करते हैं इसको। ट्राई कीजिए, फिर बाद नहीं तो अदरवाइज सॉल्व करवाते हैं। 7:35 पे सॉल्व करते हैं इसको। कीजिए कीजिए, फिर इसको सॉल्व करवाते हैं। ट्राई कीजिए। एबीसी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना है अपनी प्रेशर एंड थिकनेस वैल्यू, एंड आपको एवरेज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग बीएस थ्योरी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इस तरीके से। लेंथ ऑफ क्रीप हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 + 6 मतलब 12 प्लस 22 प्लस 16, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ ट्रेवल किस तरीके से रहेगा, 6 आउटसाइड देन इनसाइड, फिर अलोंग द फ्लोर, देन अगेन आप जो हमारे पास लास्ट डाउनस्ट्रीम पाइल है, इनसाइड देन आउटसाइड। तो टोटल लेंथ ऑफ क्रीप हमारे पास आ गई 50, एंड हमारे पास हेड लॉस आपको गिवन, टोटल हेड लॉस कितना होगा, 4 - 0 = 4। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एवरेज 4/50। ठीक है, देखिए किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट होगा अभी। टोटल लेंथ ऑफ क्रीप, टोटल लेंथ ऑफ क्रीप किस तरीके से निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्रीप इस कैपिटल एल इज इक्वल टू वाटर किस तरह से ट्रेवल होगा, इस तरीके से तो होगा। ठीक है, वाटर इस तरह से ट्रेवल हुआ, तो यहाँ पे हमारा लेंथ ऑफ क्रीप इज इक्वल टू 6 + 6 + 22 + 8 + 8,
which is equal to 50 meter. Head loss is equal to 4 minus 0 equal to 4 मीटर. टोटली हेड लॉस हो गया. हाइड्रोलिक ग्रेडियंट is equal to 4 divided by 50. इस तरीके से हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू निकल के आ गई. ठीक है, अब निकालते हैं फर्स्ट ए पॉइंट पर. अब आपसे पूछा है हर एक पॉइंट पर अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू एंड थिकनेस की वैल्यू. तो आपको बताया था इस पॉइंट पर आपको अगर प्रेशर की वैल्यू निकालनी, अपलिफ्ट थ्रस्ट की वैल्यू निकालनी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे सीपेज हेड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. कितना सीपेज हेड लॉस हुआ यहाँ पे. तो वाटर किस तरीके से यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, इस पॉइंट पर आया यहाँ पर इस पॉइंट तक. तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल की चेंज होगी, तो यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, याद रखिएगा. तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ए पॉइंट के लिए चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पर दे लीजिए अपलिफ्ट प्रेशर एट ए पॉइंट. यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा लेंथ ऑफ क्रीप. लेंथ ऑफ क्रीप अप टू ए इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 6 + 6 + 12 विच इज इक्वल टू 24 मीटर. यहाँ पे हमारे पास टोटल 24 लेंथ ऑफ क्रीप हो गई. तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल में कितना था, h/l होता था, h/l इंटू एक्स. तो h/l क्या था हमारे पास 4/50. 24 में कितना होगा h/l बाई 450 4/50 इंटू 24 आ जाएगा. तो यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू निकाल देंगे. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि किस तरीके से निकालेंगे. तो यहाँ पर हमारे पास आएगा जो हमारे पास रेसिडुअल सीपेज हेड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू टोटल हमारे पास 4 माइनस इस पॉइंट पर 4/50 इंटू 24. ये आपकी कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन मेजर वापस से 6 मीटर पे ही है, 12 मीटर पे बी पॉइंट है, ए हमारा 6 मीटर पे ही है, यहाँ पे 18 है, ये 18 है. द वैल्यू विल बी, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2.56 मीटर. ये रेसिडुअल हेड निकल गया. तो सीपेज हेड क्या हो जाएगा, तो अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट प्रेशर विल बी इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू h1 विच इज इक्वल टू h1 बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, हमारे पास 9.81 इंटू 2.56 इज इक्वल टू 25.11 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे हमारे पास अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर चुके हैं. इस तरीके से कैलकुलेशन होगी. थिकनेस निकालना चाहते हैं तो थिकनेस निकाल दीजिए. थिकनेस किस तरीके से था, T इक्वल टू 4/3 h अपॉन g माइनस 1. 4/3 h हमारे पास इस कंडीशन में क्या था 2.56 निकल के आया था, डिवाइडेड बाय हमारे पास ऑलरेडी गिवन क्या था 2.24. 2.24 ही आपको गिवन क्या है, डिवाइडेड बाय 1. इस पॉइंट पर हमारे पास जो फ्लोर की थिकनेस आ जाएगी वो आ जाएगी 2.76 मीटर. ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो सेकंड और जो थर्ड पॉइंट है उसको भी आप इसी तरीके सेम तरीके से ही कैलकुलेशन की जा सकती है. नेक्स्ट 2 पॉइंट पर देखते हैं. एट बी पॉइंट पर
uplift pressure at B point. लेंथ ऑफ क्रीप इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी 6 प्लस 12 इस केस में हमारा 24 आ जाएगा। हमारे पास सीपेज हेड की वैल्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 24। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2.08 मीटर। देखिए जैसे जैसे हमारी लेंथ बढ़ रही है ना वैसे वैसे हमारे पास हेड लॉस क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास हेड लॉस थोड़ी वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती है तो सीपेड हेड की वैल्यू रिड्यूस होती जा रही है। तो यही हमें रिड्यूस करना है, यही हमारा मोटो है क्योंकि हमारे स्ट्रक्चर को फेलियर होने से हमें बचाना है। सीपेज हेड की वैल्यू आ गई तो सीपेज अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो। इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू विच इज 9.8 पर यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 2.08 की वैल्यू निकल के आ गई थी। 2.08 हमारे पास निकल के आ गया है, द वैल्यू विल बी 20.4 तरीके से वैल्यू निकली। नेक्स्ट हमारे पास थिकनेस निकालना चाहते हैं 4/3 इंटू 2.08 डिवाइडेड बाय 2.24 माइनस 1। थिकनेस की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 2.23 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट पे निकल गया। लास्ट पॉइंट पे देखते हैं uplift pressure at C point, length of creep is equal to 6 plus 6 plus C की लेंथ हमारे पास गिवन है 18 मीटर। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू होगी 30 मीटर। and seepage head is equal to seepage head हमारे पास 4 minus 4 divided by 50 into 30। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। ये अपलिफ्ट प्रेशर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी गामा डब्ल्यू विच इज 9.81 इंटू हेड की वैल्यू जो कि 1.6 है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थिकनेस की वैल्यू निकाल दीजिए 1.6 डिवाइडेड बाय 2.24 माइनस 1 वैल्यू निकल के आ जाएगी, वो थिकनेस की वैल्यू क्या है।
ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप एक बार वापस से इस क्वेश्चन में देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, गेट एग्जामिनेशन में काफी बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन होता है। या हमारे पास कुछ फिगर दिया हुआ था, वहां पर वैल्यूज पूछी हुई थी, तो वहां पर किसी पॉइंट पर अपनी प्रेशर और अपनी थ्रस्ट की वैल्यू पूछी गई थी। तो आपको करना क्या है, सिंपली लेंथ ऑफ क्रीप निकालना है। लेंथ ऑफ क्रीप निकाला आपने, पहले है सबसे फर्स्ट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको कैलकुलेट करने का मतलब टोटल लेंथ में कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है क्या, सिंपली टोटल लेंथ में लॉस तो बता रहा है। यहाँ पर 4/50 आ गया, टोटल क्रीप लेंथ हमारी कितनी हो गई, दिस वैल्यू टोटल दिस वैल्यू, तो यहाँ पर 4/50 हो गया टोटल लेंथ ऑफ क्रीप। हेड लॉस हमारे पास निकल गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकल गया। अपनी प्रेशर ए पॉइंट पर निकालना है, तो ए पॉइंट पर जहाँ पर उसने अप टू ए पॉइंट पर कितना हेड लॉस हुआ वो आप निकाल दीजिए। हमारे पास टोटल लेंथ हमारे पास 18 हो गई, और रेसिडुअल सीपेज हेड 4 - 4/15 × 18 जो हमने बताया था। अपनी प्रेशर निकाल दिए। प्रेशर क्या है, सिंपली गामा W × H1 W × H1 या रो GH × H1, कुछ भी आप जो भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पर फ्लूइड का जो कॉन्सेप्ट है वही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और थिकनेस की वैल्यू हमने निकाल दी। इसी तरीके से हमने जो तीनों वैल्यूज है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थ्योरीज ऑफ सीपेज, ब्लीज एंड लेन वेटेज थ्योरी। लेन वेटेज थ्योरी का कोई हमारे पास ज़्यादा क्या कर सकते हो आप, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वहाँ से कोई क्वेश्चन डेवलप नहीं होते। बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर उसने क्या किया था, उसने हॉरिजॉन्टल को क्या किया था, कम वेटेज दिया, 1/3 वेटेज दे दिया, तो वर्टिकल को उसने क्या किया, एकदम ज़्यादा वेटेज दिया, जो कि हमारे पास एक्चुअली में कंडीशन होती है। ये बाद में खोसला ने अपने जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी उसके बेसिस पे यहाँ पर डिस्कस किया था। खोसला की थ्योरी को हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही सब्जेक्ट, आज के लिए हमारे पास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, खोसला थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, खोसला थ्योरी के बारे में नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर जब हम नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास डैम ऑफ ग्रेविटी, डैम ऑफ एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।